हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द MS साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है? अगर हम या मेंडल ने अगर एक कैरेक्टरिस्टिक को लेकर स्टडी किया था तो वो आता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। इसके बाद हम डाई हाइब्रिड क्रॉस भी पढ़ेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ लेके स्टडी किया जाता है। तो आज हम डिस्कस करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है? व्हेन वी डिस्कस ओनली वन कैरेक्टर। अब वो वन कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, आपका टॉलनेस, आपका हाइट का कैरेक्टर हो सकता है। हमने याद करवाए थे वो कैरेक्टर्स, ठीक है। तो आपका जैसे स्टेम हाइट है, आपका जो है स्टेम का हाइट है, फ्लावर कलर है, फ्लावर पोजीशन है, पॉट शेप है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो जनरल आपके एनसीईआरटी के हिसाब से है तो स्टेम की हाइट के अकॉर्डिंग उस क्रॉस को डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले उसमें जो यहाँ पर हमने किसको डिस्कस किया है? स्टेम की हाइट को लेके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया है, ठीक है। स्टेम की हाइट के अंदर यहाँ पर जो है जो प्योर प्लांट है, सबसे पहले उसने रिसीव किया पेरेंट प्लांट। हमने देखिए मेंडल की जो उसने टेक्निक्स थी वो पढ़ रखी हैं। मेंडल एंड इट्स कंट्रीब्यूशन के अंदर हमने ये पूरा डिस्कस किया है कि उसने क्या क्या चीज़ें, कि उसने बैगिंग, इमैस्कुलेशन या उसने प्योर लाइन कैसे रिसीव किया था। प्योर लाइन मतलब कि जो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए होमोजाइगस हो। होमोजाइगस समझते हैं आप कि जैसे अगर कैपिटल टी है तो वो एलील के दोनों साइड्स पे कैपिटल टी हो, स्मॉल टी है तो दोनों साइड्स पे स्मॉल टी हो। तो ये जो रिसीव है, ये रिसीव कैसे किया था उन्होंने? ये रिसीव किया था कि बार बार जैसे उन्होंने एक प्लांट चूज किया और उस प्लांट को कंटिन्यू उन्होंने सेल्फ पॉलिनेट करते गए। सेल्फ पॉलिनेशन से उसमें जो है उन्होंने बैगिंग वगैरह टेक्निक भी यूज़ की। इसके अलावा जब सेल्फ पॉलिनेशन करते गए तो उसमें से जैसे टॉल प्लांट में से जब उन्होंने टॉल प्लांट के जब सीड रिसीव किए तो उसमें से जो ड्वार्फ प्लांट थे वो निकाल दिए, और जो टॉल प्लांट मिले फिर उसका जो है उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन किया। फिर उन्होंने आगे बढ़ कि उसमें से कुछ और ड्वार्फ निकले, वो हटा दिए, ठीक है। तो फाइनली उन्होंने ऐसा 5-6 जनरेशन तक करते हुए जो है प्योर टॉल प्लांट रिसीव किया। और ड्वार्फ प्लांट के केस में उन्होंने देखा कि हमेशा जो है ड्वार्फ प्लांट से क्या मिलता है? ड्वार्फ। तो उन्होंने उसे किस कैरेक्टरिस्टिक में डाल दिया? रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेम हाइट में हमने जो पेरेंट जनरेशन ली है, पेरेंट जनरेशन टॉल और आपका ये है ड्वार्फ, ठीक है। इसको आपने ड्वार्फ कैटेगरी में डाल दिया है। ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ठीक है। इससे जो गैमेट्स बनेंगे, इससे गैमेट्स का टाइप बनेगा आपका कैपिटल टी टाइप का, और इससे जो गैमेट्स का टाइप बनेगा वो स्मॉल टी टाइप का, ठीक है। अब इन दोनों प्लांट्स के अंदर, ठीक है, इसमें दोनों प्लांट्स के अंदर अब क्या करा दिया है? क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया है। यहाँ पर मैं दूसरे कलर्स भी यूज करती हूँ तो आपको थोड़ा सा ज्यादा कलरिस्टिक लगेगा, उसमें वो आपकी अप्रोच अच्छी होगी उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर अब उन्होंने क्या कराया? क्रॉस पॉलिनेशन कराया, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन करा के अब यहाँ पर उन्होंने जो रिसीव की जनरेशन दैट इज ये वाली कैपिटल टी स्मॉल टी जो है ये यहाँ पर इन्होंने रिसीव की, ठीक है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि कैपिटल टी कैरेक्टरिस्टिक कैसा है? डोमिनेंट कैरेक्टर है, और स्मॉल टी कैरेक्टरिस्टिक कैसा है? वो आपका रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पर जो F1 जनरेशन रिसीव हुई, ये जो F1 जनरेशन है, ये F1 जनरेशन कैसी हुई? आपकी सारी टॉल हुई। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर वो है जो कि रिसेसिव पे भारी है, यानी कि रिसेसिव को प्रकट नहीं होने देता, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर इस प्लांट का उन्होंने क्या कराया? सेल्फ पॉलिनेशन कराया। अब इसका क्या कराया? सेल्फ पॉलिनेशन कराया। सेल्फ पॉलिनेशन में देखिए इसी प्लांट को हम जानते हैं कि मटर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक भी है, और जो है आपका कैसा है? आपका उसमें क्रॉस पॉलिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक भी हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब यहाँ पर जब इसमें इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो देखिए इनके अंदर किस तरीके से गैमेट्स फॉर्मेशन हुआ होगा कि ये इस तरीके से कैपिटल टी स्मॉल टी के अंदर जो गैमेट्स फॉर्मेशन है वो इस तरीके से हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है गैमेट्स फॉर्मेशन के अंदर ये हम यहाँ पर चेकर बोर्ड मेथड
अपनाते हैं, ठीक है। वो चेकर बोर्ड मेथड आपका जो है किसने दिया था, पन्नेट, सी पन्नेट ने, सी रेग्नॉल्ड पन्नेट ने दिया था, ठीक है, जिसे हम पन्नेट स्क्वायर भी बोलते हैं। इसका नाम है हाँ मैं स्पेलिंग थोड़ा सा टैली कर लेती हूँ, REGINALD, सी पन्नेट, सी पन्नेट, ठीक है। इन्होंने ये पन्नेट स्क्वायर मेथड दिया था। पन्नेट स्क्वायर मेथड में आप क्या करते हैं, आपका गैमेट्स लिख लेते हैं, ठीक है। ये जो गैमेट्स है ये लिख लेंगे आप, और दूसरी साइड पे भी आप अपने गैमेट्स लिख लेंगे। अब हर गैमेट को यहां पर आप फ्यूज कराएंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, है ना, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। अब यहां पर ये क्या हुआ है कि ये देखिए, अब यहां पर ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है, इससे क्या क्या डेवलप हुआ है, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, और यहां पर स्मॉल टी डेवलप हुआ है, ठीक है। अब यहां पर कैपिटल टी, ये कैसा है, ये आपका होमोजाइगस टॉल है, ठीक है। ये आपका हेट्रोजाइगस टॉल है, यानी कि ये हाइब्रिड प्लांट है, ठीक है। अब यहां पर यानी कि आपका हेट्रोजाइगस है, ठीक है, और यहां पर ये ड्वार्फ प्लांट है। तो ये क्या हो गया, टॉल, ये भी टॉल हो गए, और ये आपके ड्वार्फ हो गए, ठीक है। तो यहां पर जो रेशो बनता है, ये बनता है आपका, ये देखिए 1 2 3, 3:1, ठीक है। इस रेशो को हम यहां लिख लेते हैं। ये आपकी जनरेशन कौन सी हो गई, F2 जनरेशन, और यहां पर क्या हुआ है, 3:1 रेशो डेवलप हुआ है, 3:1 रेशो डेवलप हुआ है, ठीक है। अब ये 3:1 रेशो जो है, ये आपका क्या है, फिनोटाइपिक रेशो। ये क्या है आपका, फिनोटाइपिक रेशो। फिनोटाइप यानी कि हम इसको जो बाहर से आउटर स्ट्रक्चर देख के जो पता लगाते हैं, वो हम जो है फिनोटाइपिक रेशो है, ठीक है। अगर आप इसका जीनोटाइप निकालें तो जीनोटाइप इसका रेशो क्या होगा, 1:2:1, ठीक है। 1 टॉल, 1 ड्वार्फ और 2 हेट्रोजाइगस टॉल। तो ये आपका क्या हो गया, जीनोटाइपिक रेशो। ये आपका क्या हो गया, जीनोटाइपिक रेशो, ठीक है। अब यहां पर 1:2:1 हो गया जीनोटाइपिक, ठीक है। अब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो F2 जनरेशन है, यहां पर आपका F2 जनरेशन में 1:2:1 मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर ये, इसको मैं थोड़ा सा रब कर दूं कि अगर सपोज दैट कि यहां पर F3 जनरेशन रिसीव होती, अगर यहां पर F3 जनरेशन रिसीव होती, तो देखिए क्या होता, F3 जनरेशन का देख लीजिए कि यहां पर ये जो होगा, ये होगा आपका कैपिटल, मतलब कि टॉल से क्या मिलेगा, इसका पन्नेट स्क्वायर करके देख ले अगर अपन, तो यहां पर कैपिटल टी और कैपिटल टी, ठीक है। तो हर जगह हमें क्या लगाना है, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, ठीक है। तो सारे प्लांट कैसे होंगे आपके, ऑल टॉल। इससे जो आपकी जनरेशन मिलेगी वो कैसी होगी, ऑल टॉल मिलेगी। यहां पर कैपिटल टी, स्मॉल टी, इससे जो जनरेशन मिलेगी वही आपकी क्या होगी, 3:1 रेशो होगा, वही आपका सेम रेशो होगा, 3:1 रेशो, यानी कि टॉल और ड्वार्फ। सेम यही कंडीशन यहां होगी, 3:1 की रेशो। समझ में आ रही है बात, कैपिटल टी स्मॉल टी से कैसा हुआ, देख लीजिए यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल, अब यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपका स्मॉल टी, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो गया कि ये आपका, ये 3 लंबे 1 छोटा, 3 लंबे 1 छोटा, तो 3:1। सेम इसी तरीके से 3:1, ये आपका हो गया टॉल, ये हो गया आपका ड्वार्फ, और ये हो गया आपका कैसा हो गया, ड्वार्फ। ड्वार्फ से कैसा मिलेगा आपको, ऑल ड्वार्फ मिलेगा, क्योंकि ये तो रिसेसिव है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये आपकी कौन सी जनरेशन हो गई, ये होगी जनरेशन आपकी F3 जनरेशन। F3 जनरेशन में आपको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर आपका जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहले किसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक को लेकर स्टडी किया जाता है। जरूरी नहीं है कि आपका जो है उसमें हाइट कोई ले, आप कोई सा भी ले सकते हैं, पोर्ट शेप ले सकते हैं, पोर्ट कलर ले सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये वाला लिया गया, इसलिए ये वाला ही हम लोग जनरली पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, जब यहाँ पर पेरेंट और ड्वार्फ मिला, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि इससे जो गैमेट्स बने, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है, ठीक है। उन्होंने फर्स्ट जनरेशन में, F1 जनरेशन में क्रॉस पॉलिनेशन कराया। नाउ कम टू द कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें जो F1 प्लांट है इसमें सारे टॉल मिले हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि कैपिटल टी कैसा है, डोमिनेंट है। नाउ कम टू द अब यहां पर अगर सेल्फ पॉलिनेशन कराया है तो हमको इस तरीके से मिलता है
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये आपका F2 जनरेशन है, ये आपका 3:1 रेशो में चलता है, ठीक है। ये आपका फिनोटाइपिक, ठीक है, और इसी को ये 1:2:1 ये आपका ये आपका जीनोटाइपिक रेशो हो गया। और अगर आप फिनोटाइपिक रेशो पढ़े तो तीनों लंबे, तो यानी कि तीनों टॉल, तो 3:1 हो गया, ठीक। अगर आप इससे F3 जनरेशन रिसीव करोगे वही सेल्फ पॉलिनेशन से, तो यहाँ पर सारे टॉल से यानी कि टॉल से टॉल मिलेंगे, ड्वार्फ से ड्वार्फ मिलेंगे, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, टॉल और ड्वार्फ और टॉल और ड्वार्फ, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, कंप्लीट होता है। लेकिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर कुछ कंक्लूजन्स हैं जो कि मेंडल ने डिस्कस किए थे, और मेंडल ने जो डिस्कस किए थे वो कंक्लूजन हम पढ़ लेते हैं फटाफट से। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो है हमें उनके कंक्लूजन देखने ज़रूरी है कि भाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम कंक्लूजन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं कंक्लूज़न की। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमें कुछ कंक्लूजन्स मिलते हैं, और ये कंक्लूजन्स हमें जो है कई बार आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है एमसीक्यूज पैटर्न पे कि दैट लॉ इज एसोसिएटेड विद द मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्रॉस कौन से कंक्लूजन जनरेट करता है। सबसे पहले जो फर्स्ट लॉ है या फर्स्ट कंक्लूजन है या फर्स्ट रिजल्ट है वो है लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर। यानी कि यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर जो है वो क्या कहलाता है, आपका ईच जेनेटिक कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर। कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर जो होगा, सपोज दैट हाइट का कैरेक्टर है, वो एक पेयर्ड फैक्टर के रूप में कंट्रोल होगा। पेयर्ड फैक्टर मतलब कि जैसे यहाँ पर हाइट है तो या तो वो पेयर्ड यानी कि कैपिटल या तो कैपिटल टी के साथ होगा, या कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ होगा, या स्मॉल टी के साथ होगा। यानी कि हर जेनेटिक कैरेक्टर जो होगा वो किसी भी कोई भी पेयर्ड के थ्रू कंट्रोल होता है। यानी कि जो भी जेनेटिक कैरेक्टर है वो पेयर के फॉर्म में मौजूद होगा। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर, और इस लॉ का कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता। नेक्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? अभी हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वो क्या कह रहा है कि जो आपका स्टेम का हाइट जो टी कैपिटल टी है वो किस पे डोमिनेंट है? ओवर कैपिटल टी डोमिनेंट है ओवर स्मॉल टी पे, ठीक है। तो वो स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, ठीक है। तो यहां पर हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। When two different unit factors are present in an individual, only one unit factor is able to express। यानी कि जब दो अलग अलग कैपिटल टी स्मॉल टी, जब दो अलग अलग यूनिट फैक्टर मौजूद हों तो केवल एक अपने आप को एक्सप्रेस होने देता है, और जो अपने आप को एक्सप्रेस होने देता है उसे हम बोलते हैं डोमिनेंट, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं होने देता है उसे हम बोलते हैं रिसेसिव फैक्टर, ठीक है। When two different unit factors are present in an individual, only one unit factor is able to express is called dominant factor, and another factor fail to express is called recessive factor। तो यहाँ पर दूसरा जो है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता वो आपका क्या हो जाता है? recessive factor, और जो dominant factor है वही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस के आपको दो एक्सेप्शन मिलेंगे। आपको जो दो एक्सेप्शन हैं, यानी कि इसमें दो एक्सेप्शंस आते हैं। एक्सेप्शन इसके अंदर आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। यहां पर हम इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को साथ पढ़ेंगे। इनकम्प्लीट, यहां पर इस लॉ ऑफ डोमिनेंस के आपको दो ये कह सकते हैं कि एक्सेप्शंस मिलते हैं, आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। इन दोनों ही चीज़ों को, इन दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी हैं और नीट में भी बहुत अच्छे से इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस आपके दो एक्सेप्शन हैं। तो ये भी पूछते हैं कि इस लॉ का एक्सेप्शन क्या है, ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। नाउ कम टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है? सेग्रीगेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? सेग्रीगेट करना, अलग करना। हम कहते हैं ना कचरा सेग्रीगेट करते हैं, सेग्रीगेशन यूनिट में डाल देते हैं कचरे को, कभी आपने सुना हो। तो सेग्रीगेशन मतलब अलग थलग करना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है ये? ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन, ड्यूरिंग
गैमेट्स फॉर्मेशन, द यूनिट फैक्टर्स ऑफ ए पेयर सेग्रीगेट रैंडमली एंड ट्रांसफर इनसाइड द गैमेट्स। यानी कि सेग्रीगेशन के दौरान, यानी कि गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है, जो आपके पेयर्ड फैक्टर हैं, जो आपके पेयर्ड फैक्टर हैं वो क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। और हर गैमेट को, ठीक है, ये सेग्रीगेट होगा रैंडमली, ठीक है, बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं और एंड इनसाइड द गैमेट, और किसी के, और वो गैमेट्स के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। रैंडमली वर्ड इसलिए कहा गया है कि किस गैमेट को कौन सा फैक्टर मिलेगा ये हम पता नहीं कर पाते। इसीलिए जो है, अगर आपने देखा होगा 10th क्लास में, अगर आपने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा होगा तो लड़का और लड़की होने के चांसेस, अगर आपको पता है कि XX XY ये इससे भी मिल सकता है, XX ये इससे भी मिल सकता है, XY, तो हम कहते हैं कि लड़का और लड़की होने के चांसेस क्या हैं, 50-50% है, ठीक है। तो वहां पर X और Y किससे मिलता है, XX किससे मिलता है, X किससे मिलेगा, Y किससे मिलेगा, किसी को नहीं पता है। तो रैंडमली मैटिंग होती है। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि रैंडमली पहले ट्रांसफर होंगे और रैंडमली वो जनरेट करेंगे। ट्रांसफर द इनसाइड द गैमेट्स, ईच गैमेट्स रिसीव ओनली वन फैक्टर ऑफ ए पेयर। हर गैमेट के अंदर ये आपका क्या हो जाता है, केवल एक फैक्टर आता है, ठीक है। सो गैमेट्स आर प्योर फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। गैमेट जो होंगे वो किसी भी ट्रेट के लिए, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या होते हैं, पर्टिकुलर होते हैं। क्यों, यानी कि या तो कैपिटल टी लिए हुआ होगा या स्मॉल टी लिए हुआ होगा। तो इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए आपका जो ये गैमेट है वो क्या है, प्योर है, ठीक है। यानी कि इसमें या तो कैपिटल टी है या स्मॉल टी है। तो यहां पर हम इसको क्या कह सकते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोल सकते हैं, है ना, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर हम इसका एक्सेप्शन ढूंढें तो हमने कहा है कि गैमेट्स जो है वो प्योर होता है, ठीक है। लेकिन इसका कह सकते हैं कि इसका भी एक्सेप्शन डेवलप हो सकता है अगर क्रोमोसोमल एबरेशन डेवलप हो जाए। क्रोमोसोमल एबरेशन मतलब कि अगर जब मियोटिक डिवीजन के ड्यूरेशन में जब पेयर अलग अलग हो रहे हैं, भाई ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मियोटिक डिवीजन में पेयर अलग अलग हो रहे हैं। मियोटिक डिवीजन मतलब अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि गैमेट्स फॉर्मेशन में यानी युग्मक निर्माण में आपके अर्धसूत्री विभाजन होगा, गैमेट्स फॉर्मेशन होंगे, जिसकी वजह से आपके पेयर्ड फैक्टर अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर जो आपका प्योरिटी ऑफ गैमेट है, यानी कि जो आपका गैमेट्स का प्योरिटी है वो कई बार गलत हो जाता है। यानी कि जो क्रोमोसोम सेग्रीगेट होने हैं, सेपरेट होने हैं, वो ढंग से सेग्रीगेट नहीं होते। तो इसको हम बोल सकते हैं नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम इज द एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं एक्सेप्शन क्या है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। और उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि क्रोमोसोम एबरेशन डेवलप होता है, ट्राइसोमी, नल्लोसोमी, ठीक है, जो इस तरीके का है, मोनोसोमी, इस तरीके, यानी कि क्रोमोसोम्स के नंबर में गड़बड़ी हो रही है क्योंकि वो ढंग से सेपरेट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर इसको हम इसका एक्सेप्शन बोल सकते हैं, लेकिन हर जगह डेवलप हो ऐसा पॉसिबल नहीं, एक्सेप्शन रेयर केस में ही डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगर आप चाहें तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और बीच बीच में आप पॉज करके ले भी सकते हैं, उसमें कोई वो इशू नहीं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसके कंक्लूजन खत्म होते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस और उसके कंक्लूजन के बारे में। होप यू एंजॉयड द लेक्चर। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और पसंद आया है तो ऑब्वियसली प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।